बेटी कविता, बहुत ठंड लग रही है। गर्मा गर्म चाय बना दो तो पी लूँ। सुबह सुबह इतनी सर्दी पड़ती है कि पूछो मत। मुझे तो कपकपी होने लगती है। बेटी जल्दी थोड़ी चाय बना दे तो पीकर थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। मनोहर और रजनी के कहने पर कविता चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है। रसोई क्या थी, कच्ची दीवारों पर घास फूस की छत डाली हुई थी। दीवार के साथ एक कच्चा स्लेब डला था जिस पर कुछ डिब्बे और एक कनस्तर रखा था। सुबह सुबह रसोई में बड़ी ठंड थी। कविता कांपते हुए चूल्हे में रखकर आग जलाती है। बड़ी मुश्किल से आग जलती है और फिर उस पर चाय रखती है तो चीनी नरादत मिलती है। ओह, चीनी का डिब्बा तो खाली है, अब चाय कैसे बनाऊं? खाली डिब्बा हाथ में लिए मनोहर और रजनी के पास आती है। बाबूजी, चीनी तो खत्म हो गई है, अब चाय कैसे बनाऊं? गरीब की रसोई में कब क्या खत्म हो जाए कुछ पता नहीं चलता। बेटी, पड़ोस में थोड़ी चीनी मांग कर के ले आओ। अजी, रहने दो, अब सुबह सुबह यह किसका द्वार खटखटाएगी? बेटी, तू एक काम कर, बिना चीनी के ही चाय बना दे। हाँ, मनोहर और रजनी की इकलौती बेटी थी। कविता। मनोहर साइकिल रिक्शा चलाता था और कविता दिनेश नाम के एक अमीर आदमी के घर साफ सफाई का काम करती थी। पहले तो बाप बेटी की कमाई से घर की रसोई में गुजारे लायक राशन बना रहता था, परंतु सर्दी के कारण बूढ़ा मनोहर घर बैठ गया था, इसलिए घर कविता की कमाई से ही चलता था। कविता की इतनी कमाई कहाँ थी कि रसोई में पेट भरने लायक राशन आ सके। वह सोचने लगी, इस ठंड ने तो हमारी रसोई ही ठंड कर दी। बाबूजी तो रजाई में घुसे रहते हैं और मेरी अकेली की कमाई से रसोई का राशन नहीं जुट पाता। सेठ से रोज रोज भीख मांगनी पड़ती है। दिवेश एक अमीर आदमी था और इसलिए उसकी रसोई में रोज मौसम के अनुसार तरह तरह के पकवान बनते थे। उसने अपने घर में खाना बनाने वाली रखी थी। एक दिन कविता घर में झाड़ू पोछा कर रही होती है कि तभी अचानक ही दिवेश के रसोई से खाने की मंत्र मुक्त करने वाली महक आती है। सेठ की रसोई में जरूर कोई स्वादिष्ट भोजन कर रहा है जिसकी खुशबू इतनी लाजवाब है। वह खाना भी मज़ेदार होगा। रसोई में झांक कर देखूं तो आखिर गंगू ताई क्या खास बना रही है। यह सोचकर कविता सफाई करते करते रसोई में ताक झांक करने लगी। तभी गंगू ताई की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह पूछती है, क्या देख रही है बिटिया? काकी क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे हाँ, अमीरों की रसोई है बिटिया, यहाँ रोज नई नई चीज़ें बनती है। देखती नहीं आज कितनी ठंड है। सेठानी ने गाजर का हलवा बनवाया है, वो भी काजू किशमिश और बहुत सारे और भी मेवे हैं। डालकर यह सुनकर कविता सोच में पड़ गई। अमीर की रसोई में जाड़े के खास पकवान और हम गरीब की रसोई में फीकी बिना चीनी की चाय। वह भी तरसने के बाद। पता नहीं भगवान ऐसा भेदभाव क्यों करता है। कविता मन ही मन यह कह रही होती है कि तभी दिवेश की पत्नी आनंदी आ जाती है और कविता को रसोई के द्वार पर देख भड़क जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आगे से रसोई में ताक झांक की तो काम से निकाल दूंगी। समझी, गलती हो गई। बीबी जी, चल जाकर अपना काम करो। गंगू ताई के से आगे लड़की की रसोई के आसपास भी मत आने देना। रसोई का काम तुम्हें सौंपा है तो तुम ही किया करो। दिवेश की पत्नी आनंदी स्वभाव से थोड़ी सख्त थी और उसे अपनी अमीरी का थोड़ा घमंड भी था, मगर दिवेश उसके बिल्कुल उल्टा था। उसे न पैसे का घमंड था और न ही वह अमीर गरीब में कुछ फर्क समझता था। कविता की उम्र 20 साल थी और वह बला की खूबसूरत भी थी, इसलिए दिवेश जब जब उसे देखता था तो उसकी बढ़ाई किए बिना नहीं रहता। आनंदी, देखो यह लड़की कितनी सुंदर है, स्वभाव में भी सुंदर है, बहुत अच्छी है, पर है तो नौकरानी ही ना। और तुम इस लड़की की खूबसूरती की इतनी बढ़ाई क्यों कर रही हो? बस इसलिए कि अगर यह गरीब ना होती तो मैं इसे अपने मोहन के लिए पसंद कर लेता। दिमाग फिर गया है क्या? एक झाड़ू पोछा वाली हमारे घर की बहू बनाने के सपने देखते लगे।
सुन लो, आगे से ऐसा सोचना भी मत। हाँ, उस दिन के बाद दिवेश आनंदी के सामने कविता का जिक्र करना ही छोड़ देता है और आनंदी चुपचाप अपना काम करती रहती है। फिर एक दिन अचानक गंगू ताई की तबीयत खराब हो जाती है और वह दिवेश के घर खाना बनाने नहीं आ पाती। इसी कारण खाना आनंदी को बनाना पड़ता है। एक रोज दिवेश आनंदी से कहता है, आनंदी आज तो बहुत सर दर्द है, भाई गर्मा गर्म पकोड़े और चाय बना दो तो मज़ा आ जाए। अरे मुझसे तो ठंड में उठा नहीं जाता, पकौड़ी ही खाने हैं ना तो बाज़ार से ले आओ। तुम भी कैसी बात कर रही हो, मुझे बाज़ार के पकौड़े अच्छे नहीं लगते। कविता उन दोनों की बात सुनती है तो उससे बोले बिना नहीं रह जाता। वह दिवेश से कहती है, सेठ जी अगर आपको घर के रसोई में बने पकोड़े ही खाने हैं तो मैं बना देती हूँ। तो क्या तुम खाना भी बना लेती हो? कविता, सेठ जी हर तरह का खाना बना लेती हूँ। तो फिर जाओ रसोई में, हम दोनों के लिए गर्मा गर्म पकोड़े बना कर लाओ। कविता अमीर घर की रसोई में जाते ही पहले तो हैरान ही रह जाती है। रसोई तरह तरह के राशन से भरी हुई थी। वह सोचती है, वाह, रसोई तो इन अमीरों की तरह है, सब तरह के खाने बनाने का सामान रखा है। कविता कुछ देर तक ऐसे ही सोचती रहती है और फिर गोभी, पालक और पनीर के गर्मा गर्म पकोड़े और चाय बनाकर दिवेश और आनंदी को परोस है। पकड़ को चमकते ही उन दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। पकोड़े कविता ने बड़े अच्छे बनाए हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छे बनाए हैं। कविता तुम खाना बनाने के टेस्ट में पास हुई, आज सब काम तुम ही करोगी, पर याद रखना नौकरानी बनकर नहीं बल्कि हमारी बेटी बनकर। यह सुनकर आनंदी को मन में कुछ बुरा तो लगता है मगर वह चुपचाप रहती है। इधर कविता मन ही मन बहुत खुश होती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, भगवान यह तो अच्छा ही किया तूने, इस ठंड में अमीर की रसोई में काम करके हम गरीबों की रसोई भी चल सकेगी। अब बाबूजी को फीकी चाय न पीनी पड़ेगी। उस दिन के बाद कविता दिवेश के घर का सारा काम खुद ही कर लेती है। वह उनको मन लगाकर खाना बनाती है और घर को चमका कर रखती है। धीरे धीरे आनंदी के मन में भी कविता के लिए प्यार पैदा हो जाता है और वह भी दिवेश की तरह उसे बेटी कहकर बुलाने लगती है। बेटी कविता, जरा इनके लिए चाय तो बना कर ले आना। अभी लाए सेठानी जी। कविता, हम तुझे बेटी कहकर बुलाते हैं तो तुम इन्हें सेठानी कहकर क्यों बुलाती हो? कोई बात नहीं बेटी, सेठानी छोड़, माँ जी कह लिया कर। वैसे भी अब हमें तेरे साथ ही आदत सी पड़ गई है। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे दिवेश और आनंदी दोनों कविता को इतना पसंद करते लगते हैं कि अंततः उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लेते हैं। वे कविता माता पिता से मिलकर अपने बेटे मोहन और उसकी शादी कर देते हैं। इस तरह कविता के साथ साथ उसके गरीब माता पिता का जीवन भी सुख से बीतने लगता है। सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग।